आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्टार्च सिंथेसिस एंड पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के बारे में। ठीक है, तो हम इसमें स्टार्च को डिस्कस करेंगे, स्टार्च की सिंथेसिस क्या है, उसके अलावा हम पेंटोस फॉस्फेट पाथवे को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्च के बारे में पढ़ लेते हैं। तो स्टार्च के बारे में हमने थोड़ा सा पहले भी पढ़ा था, तो अब हम दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो स्टार्च की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि स्टार्च सिंथेसिस अकर इन दी क्लोरोप्लास्ट। तो स्टार्च की जो सिंथेसिस होती है वो कहाँ पर होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। ठीक है, स्टार्च इज़ हाईली इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस इन दी प्लांट्स एंड ह्यूमंस। तो जो स्टार्च है ये प्लांट्स में और ह्यूमंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है। फॉर प्लांट्स इट इज़ कम्पैक्ट फॉर्म इन विच एक्सेस शुगर्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड कैन बी यूज फॉर लेटर यूज़। अब इसमें क्या होता है कि प्लांट में हम कहते हैं कि ये कम्पैक्ट फॉर्म में मौजूद होता है। उसके अलावा जितनी शुगर इसको चाहिए होती है, प्लांट के फोटोसिंथेसिस हो रही होती है तो उसमें जो है शुगर बनती है, तो जितनी प्लांट के सेल को चाहिए होती है उतनी वो यूज़ कर लेता है। उसके बाद जो बाकी रह जाती है शुगर, उसको ये स्टोर कर लेता है। ठीक है, अगर ह्यूमंस की बात करें तो ये हमारी डाइट में एक वाइटल कंपोनेंट के तौर पर रोल अदा करता है। उसके अलावा इसकी कमर्शियल प्रोडक्ट में भी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, Starch and its derivatives are already widely employed in the manufacturing of paper, textiles and adhesives. उसके अलावा हम कहते हैं कि जो स्टार्च और इसके डेरिवेटिव्स होते हैं ये पेपर्स, टेक्सटाइल्स वगैरह के लिए भी, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इनको बनाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। आपको पता ही है कि ये जो हमारे पेपर्स हैं ये किससे बनते हैं? ये जो लीफ है, ये जो ट्रीज़ हैं, इनसे हम जो है अपने पेपर्स वगैरह बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो प्लांट्स हैं इनसे हमारे पेपर बनते हैं। उसके अलावा हम कहते हैं कि ये बायोडिग्रेडेबल हैं एंड रिन्यूएबल इन नेचर हैं। ठीक है, तो हम अगर बात करें रिन्यूएबल इन नेचर की, तो हम कहते हैं कि एक दफ़ा अगर वो चीज़ ख़त्म हो जाती है तो हम दोबारा से उसको अगेन जो है हम उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ कहला रही होती है रिन्यूएबल, कि अगेन जो है हम उसको बना लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा बायोडिग्रेडेबल जो है इसका तो आप लोगों को पता ही होगा कि बायोडिग्रेडेबल जो है ये क्या होती है। ठीक है, यानी कि इसमें जो है बैक्टीरिया वगैरह जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा जो है अब हम देख लेते हैं कि स्टार्च के जो सोर्सेज हैं मेजर वो कौन से हैं। तो मेज़, वीट, राइस, पोटैटो जो हैं वो स्टार्च के मेजर रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो स्टार्च के मेजर रिसोर्सेज कौन से होते हैं, ये आपसे एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से हैं। तो मेज़, वीट, ठीक है, और राइस जो हैं ये इसके इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च की, कि स्टार्च का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो स्ट्रक्चर इसका कम्प्लेक्स होता है, तो हम कहते हैं कि कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। उसके अलावा ये होमोपॉलीसेकेराइड होती है, हम इसको कहते हैं कि ये एक होमोपोलीमर है। इसको होमोपोलीमर इसलिए कहा जाता है कि इसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो है वो रिपीट हुए होते हैं। तो रिपीटिंग मोनोमर्स ऑफ ग्लूकोज है, यानी कि वो जो मॉलिक्यूल है ग्लूकोज के कौन से, अल्फा डी ग्लूकोज है, और अल्फा डी ग्लूकोज के ही मॉलिक्यूल इसमें पाए जाएंगे, रिपीटिंग मोनोमर्स होते हैं, इसलिए इसे होमोपोलीसेकेराइड कहते हैं। ठीक है, हेट्रोपोलीसेकेराइड में ये होता है कि डिफरेंट मोनोमर्स होते हैं लेकिन इसमें रिपीटिंग मोनोमर्स होते हैं, इसलिए इसे हम होमोपोलीसेकेराइड कहते हैं। अब कहते हैं कि इसकी दो फॉर्म्स होती हैं, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं स्ट्रक्चर के, एक को हम अमाइलोज बोलते हैं, दूसरे को अमाइलोपेक्टिन बोलते हैं। तो अमाइलोज जो है ये कंसिस्ट ऑफ लीनियर चेन्स, ये लीनियर चेन्स होती हैं। ठीक है, और ये अनब्रांच्ड होते हैं। उसके अलावा लीनियर चेन होती है, अनब्रांच्ड होती है, और इस लिंक्ड बाय 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। अब इसमें क्या होता है कि अल्फा डी ग्लूकोज और एक अल्फा डी ग्लूकोज, यानी कि दो अल्फा डी ग्लूकोज मिलते हैं और उनके एक साइड पे एक ग्लूकोज की 1 पोजीशन पे और दूसरे ग्लूकोज की 4th पोजीशन के दरमियान में एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, और इसको हम कह रहे हैं कि ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है और ये अमाइलोज है, और इसको हम कहते हैं कि ये अनब्रांच है, लीनियर है। अब अमाइलोपेक्टिन की बात करें तो अमाइलोपेक्टिन जो है ये ब्रांच्ड होती है और इसमें अल्फा 1,4 भी मौजूद होता है। अब इसमें एक और जो है बॉन्ड बनेगा अल्फा 1,6 पोजीशन पे, क्योंकि हमने ब्रांच बनानी है। ठीक है, अल्फा 1,4 के दरमियान में तो बॉन्ड है। अब उसके अलावा उसकी जो 6 पोजीशन है ग्लूकोज की, उस पर भी एक और जो है मॉलिक्यूल आके इसका अटैच हो जाता है और उनके दरमियान फिर बॉन्ड बनता है, और इसलिए हम कहते हैं कि ये ब्रांच चेन है।
अब अमाइलोज जो है इसमें तकरीबन 37% स्टार्च जो है मौजूद होती है प्लांट्स में, एंड द रेस्ट इज़ अमाइलोपेक्टिन। उसके अलावा जो बाकी है वो अमाइलोपेक्टिन की परसेंटेज होगी। तो अमाइलोज comprises 11 and 37% of the starch found in plants and the rest is amylopectin। अब हमने इसके स्ट्रक्चर को भी देख लिया है, उसके अलावा हमने स्टार्च को भी जनरल रिव्यू ले लिया है कि उसका इंट्रोडक्शन क्या है। अब हम बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ स्टार्च इन प्लांट्स की। तो द सिंथेसिस ऑफ स्टार्च इन प्लांट सेल्स बिगिन्स विद द एंजाइम। अब जो सिंथेसिस है स्टार्च की प्लांट सेल्स में वो किस एंजाइम की मदद से स्टार्ट होती है? वो एक एंजाइम है एडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोरिलेज, जिसको एजीपेज भी बोलते हैं। इसकी मदद से जो सिंथेसिस है प्लांट में स्टार्च की वो स्टार्ट होती है, ठीक है, विच कैटलाइज अ रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज वन फॉस्फेट विद एटीपी टू फॉर्म एडीपी ग्लूकोज, ठीक है, लिबरेटिंग पायरोफॉस्फेट। अब ये क्या होता है कि ये ग्लूकोज वन फॉस्फेट रिएक्शन जो है ये एटीपी की मदद से क्या करती है, उसको कैटलाइज कर देती है और फिर क्या बना देती है, एडीपी ग्लूकोज बना लेती है। फिर उसके बाद एडीपी ग्लूकोज को हम कहते हैं इस्तेमाल करते हैं एज अ सबस्ट्रेट, किसके लिए, स्टार्च सबस्ट्रेट के तौर पे यूज़ करता है। कौन यूज़ करता है? एंजाइम यूज़ करता है जिसका नाम है स्टार्च सिंथेज एंजाइम्स, ठीक है, जो कि इसमें ग्लूकोज यूनिट्स को ऐड करता जाता है और फिर वो एक चेन बन जाती है, ठीक है, टू बिल्ड अप अ स्टार्च मॉलिक्यूल रिलीजिंग द एडीपी इन दिस प्रोसेस। और इसमें एडीपी जो है वो भी रिलीज़ होती है इस प्रोसेस में। ब्रांचेस इन द चेन्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, जिसको हम एसपीई बोलते हैं। तो हमने क्योंकि अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन की बात कर रहे हैं तो इसमें हमने ब्रांच चेन और अनब्रांच चेन की भी बात की। पहले अनब्रांच थी तो बाद में ब्रांच चेन बन जाती है। और ब्रांच चेन कौन बनाता है? वो स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम्स बनाते हैं, ठीक है। SBs hydrolyze 1,4 glycosidic bonds and in place create 1,6 bonds with other glucose unit। अब यहाँ पे क्या होता है, SB जो होती है वो 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करती है और उसकी जगह पे क्या होता है कि फिर एक और जो है ब्रांच बन जाती है, ठीक है, उसकी जगह एक 1,6 बॉन्ड बन जाता है, फिर वो ब्रांच चेन बन जाती है, क्या हो जाता है, फिर वो अमाइलोपेक्टिन बन जाता है। Enzymes involved in starch biosynthesis are of different forms which differ in their behavior and the parts of plant in which they are active। अब इसकी जो स्टार्च की बायोसिंथेसिस है इसमें बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं और उनके डिफरेंट बिहेवियर होते हैं प्लांट में। वो प्लांट पर डिपेंड करता है, प्लांट की एक्टिविटी पर डिपेंड करता है कि वो एंजाइम जो है उनका बिहेवियर किस तरह का होगा। द प्रेजेंस ऑफ डी ब्रांचिंग एंजाइम्स DBE हाइड्रोलाइज 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड ब्रेक अपार्ट ब्रांचेस इन द पॉलीमर चेन्स। पहले एंजाइम थे स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम जो कि ब्रांच बना रहे थे। अब इसमें एक और एंजाइम भी होगा जो डी ब्रांचिंग एंजाइम है जिसको DBE कहते हैं। इसका काम क्या होगा कि ये उस ब्रांच को तोड़ देगा, ठीक है, वो जो ब्रांचेस बनी थी उनको ये तोड़ देगा, ठीक है। तो इन्वॉल्वमेंट ये क्या है, इन वेरियस आइसोफॉर्म्स ड्यूरिंग स्टार्च बायोसिंथेसिस मेक द प्रोसेस मोर कम्प्लेक्स। और इन ब्रांचिंग और डी ब्रांचिंग एंजाइम्स की मदद से ये जो बायोसिंथेसिस स्टार्च की हम पढ़ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होती है। और अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में एक और डिफरेंस भी याद रखना है आपने कि अमाइलोज जो है वो वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट होता है, जबकि अमाइलोपेक्टिन जो है इसको हम कहते हैं कि वाटर इनसॉल्युबल कंपोनेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये स्टार्च सिंथेसिस हम देख लेते हैं, ठीक है, आपको यहाँ से समझ आ जाएगी। अब हमारे पास एक ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है, ठीक है। अब एजीपेज एंजाइम जो है इसकी मदद से ये क्या करती है, एडीपी ग्लूकोज बना रही है। और यहाँ पे हमने कहा था ना लिबरेटिंग पायरोफॉस्फेट, और यहाँ पे पायरोफॉस्फेट भी लिबरेट हो रहा है और यहाँ पे एटीपी भी इस्तेमाल हो रहा है। एडिनोसिन लिखा हुआ है, ये ग्रीन कलर जो है यहाँ पर एडिनोसिन लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज प्लस, हम यहाँ पे कह रहे हैं एडीपी ग्लूकोज जो है ये स्टार्च सिंथेज की मदद से ये क्या बना रही है, एक अमाइलोज बना रही है। यहाँ पे ज़्यादा ग्लूकोज आ जाएंगे, ठीक है, अमाइलोज बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, अब ये जो है ये अमाइलोज बन जाता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाता है। अब यहाँ पे अमाइलोज बनता है और एडीपी जो है वो भी लिबरेट हो रही है। हमने कहा था ना कि एडीपी भी इस प्रोसेस में जो है वो इस्तेमाल होती है, लिबरेट होती है, ठीक है। एटीपी तो हमने यूज़ कर ली थी पहले स्टेप में, अब यहाँ पे सेकंड स्टेप में एडीपी जो है वो रिलीज़ हो रही है। अब यहाँ पे देखें अल्फ़ा अमाइलोज है, ये अल्फ़ा अमाइलोज है, यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है, ये हमारी अल्फ़ा अमाइलोज है। अब यहाँ पे कुछ स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम भी होंगे तो उनकी मदद से यहाँ पर इस तरह एक ब्रांच बन जाएगी, ठीक है। इसको हम मेंशन कर लेते हैं। अब देखें ये जो है ये इसकी 6th पोजीशन है,
यहाँ पर, और ये इसकी 1 है। तो इस 1 और 6 के दरमियान में बॉन्ड बनता है, इसलिए हम इसको माइलोपेक्टिन कहते हैं। और इसकी एक ग्लूकोज की ये वाली 1 पोजीशन है, जबकि ये वाली पोजीशन इसकी 4 है, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ इनके दरमियान में ये बॉन्ड बनता है, तो ये माइलोज होता है और ये माइलोपेक्टिन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये ब्रांच हो गई है, ठीक है, ये ब्रांच को शो करिए ये लाइन, ठीक है, और इसको हम कहते हैं कि ये माइलोपेक्टिन है और ये माइलोज है। तो स्टार्च ब्रांचिंग इंजाइम्स की मदद से क्या होता है कि ये माइलोपेक्टिन बनता है और डी ब्रांचिंग इंजाइम्स की मदद से ये वापस क्या होता है, माइलोज बन जाती है, उसकी जो ब्रांच है वो टूट जाती है। अब इसमें हमारा जो टॉपिक है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। अब हम बात करेंगे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे को। इसका अगर हम कहें कि इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं तो ट्रिपल ई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रिपल पी किसको डिनोट कर रहा है, ये पेंटोज फॉस्फेट पाथवे को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे एक अल्टरनेटिव पाथवे है किसका, ग्लाइकोलाइसिस का, फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन, जिस तरह हम ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ते हैं, ये बिल्कुल उसका पैरेलल पाथवे है, ठीक है। अब हम इस पाथवे को कहते हैं कि दिस पाथवे इज आल्सो नोन एज हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट। अब इस पाथवे को हम हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट भी बोलते हैं। उसके अलावा इसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फो ग्लूकोनेट पाथवे, ठीक है। ये फॉस्फो है, फॉस्फो ग्लूकोनेट पाथवे, ठीक है। अब यहाँ ये जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे ये कहाँ पर होता है, इट टेक्स प्लेस इन द साइटोसोल एंड अकर इन ऑल सेल्स, ठीक है। तो ये साइटोसोल में होता है, उसके अलावा ये तमाम सेल्स में जो है ये पाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो है एडिपोज टिश्यू, मेमोरी ग्लैंड और एड्रीनल कॉर्टेक्स जो होते हैं ये हाईली एक्टिव होते हैं HMP शंट में। उसके अलावा इनकी जो एक्टिविटी है स्केलेटल मसल्स में वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है। इट जनरेट्स NADPH एंड पेंटोजेज एज वेल एज राइबोज 5-फॉस्फेट एंड प्रिकर्सर फॉर द न्यूक्लियोटाइड्स। अब यहाँ पे क्या होता है, हम कह रहे हैं कि ये जो NADPH जनरेट करता है, उसके अलावा पेंटोज को जनरेट करेगा और उसके अलावा राइबोज 5-फॉस्फेट को भी ये जनरेट करेगा, और जिसकी मदद से हम कहते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह बनते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। ये जस्ट हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का। उसके बाद हम पाथवे के जो मेन पॉइंट्स हैं उसको भी डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। इट प्रोवाइड्स अ वे फॉर आवर सेल्स टू ऑक्सीडाइज ग्लूकोज टू क्रिएट NADPH। उसके अलावा ये जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है ये हमें ये रास्ता बताता है कि ग्लूकोज को जब ऑक्सीडाइज करते हैं तो NADPH बनता है। अब यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना कि NADPH बन रहा है या NADH, तो ये दोनों अलग हैं, दोनों बेसिकली रिड्यूसिंग पावर्स ही हैं, है दोनों की रिड्यूसिंग पावर। लेकिन हम कहते हैं कि जो NADH होता है ना वो यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगा। वो NADH जो होता है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इन्वॉल्व होता है, और वहाँ पे हम कहते हैं कि NADH जो मॉलिक्यूल जो है इसको ATP जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वाइल NADPH यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड मैनी बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैसे कि फैटी एसिड बायोसिंथेसिस है, न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस है, कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस है, इसके अलावा अदर डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शंस हैं, ये सारे NADPH करता है, ये NADH नहीं करता, ठीक है। NADH और NADPH हैं तो दोनों रिड्यूसिंग, लेकिन NADH जो है वो ATP को जनरेट करता है फ्रॉम द ADP, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर भी सिमिलर होते हैं, ठीक है, लेकिन ये दोनों मेटाबॉलिकली इंटरचेंजेबल होते हैं, ठीक है। बोथ आर रिड्यूसिंग पावर्स बट दे आर नॉट मेटाबॉलिकली इंटरचेंजेबल, ठीक है। अगर हम रोल की बात करें इनके, तो इनके रोल भी दोनों के डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो अब आपको इसकी समझ आ गई होगी कि NADPH और NADH में क्या डिफरेंस है। उसके अलावा जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है इसका एक और काम भी है कि ये कन्वर्ट करता है हेक्सोजिस को, यानी कि 6 कार्बन को कन्वर्ट कर देगा पेंटोजिस शुगर्स में, यानी कि 5 कार्बन में, तो ये कन्वर्ट करता है 6 कार्बन को 5 कार्बन शुगर में। पेंटोजिस जो है ये इंपॉर्टेंट सबस्ट्रेट है DNA और RNA के लिए, क्योंकि ठीक है यहाँ ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसने DNA और RNA बनाने होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये इन्वॉल्व होती है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज के लिए, सो इसका जो प्राइमरी रोल है वो एनाबोलिक होगा रैदर देन कैटाबोलिक, ठीक है। तो ये चीज़ों को जोड़ रही है, नॉट कैटाबोलिक, ही उनको कैटालाइज कर रही है, ठीक है। उसका जो प्राइमरी जो मेजर रोल है वो क्या है, वो एनाबोलिक होता है। दिस पाथवे स्पेशल बिकॉज नो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP प्रोड्यूस्ड आर यूज्ड। अब यहाँ पे ये पाथवे स्पेशल इसलिए है कि ना तो यहाँ पे ATP जो है वो बन रही है, ना वो कंज्यूम हो रही है। तो इस पूरे पाथवे में, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में, आप ATP के बारे में नहीं देखेंगे कि ATP कंज्यूम हुई है या ATP प्रोड्यूस हुई है। अब हम ये देख लेते हैं कि आखिर ये कैसे बनता है।
तो द ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल शुगर ग्लूकोज इन ग्लाइकोलाइसिस प्रोवाइड्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रिक्वायर्ड फॉर पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। अब यहाँ पे आपने एक मेन चीज़ जो है, हमारा ये जो साइकिल है, इसे स्टार्ट करने से पहले आपने एक चीज़ जो है उसको जहन में रखना है, ठीक है। अब आपने देखना है कि ये की एंजाइम है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो है इसका की एंजाइम कौन सा है, चले ये देखिए, ठीक है। अब अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज़ द की एंजाइम ऑफ द पीपीपी, तो आपके पास जवाब होना चाहिए कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का जो की एंजाइम है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है। अब ये क्या होता है कि जो ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में हम क्योंकि ग्लूकोज की ब्रेक डाउन ही करते हैं ना, ये देखें ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस ये जस्ट मेन है। ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में हम कह रहे हैं ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। ये हमने इनको नहीं देखना, ये अदर प्रोसेसेस हैं। हम क्योंकि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे देख रहे हैं तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है इसको इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के लिए। तो ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये क्या है, ये एक की एंजाइम है। हम कह रहे हैं एक इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल है जो कि जो है एंजाइम तो नहीं है, ये मॉलिक्यूल है। इसके लिए जो एंजाइम होता है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज है। जो एंजाइम जिसकी बात करें वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो इसको पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के लिए तैयार करती है कि ये अपना जो है वो पाथवे जो है कंटिन्यू कर सके। तो अगर तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज जो है ये इंक्रीज़ हो जाए लिवर में या एडिपोज टिश्यू में, तो ये उस टाइम इंक्रीज़ होता है जब हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं। जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर लेते हैं तो हमारे जो लिवर है और जो हमारे एडिपोज टिश्यू है उसमें इसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, किसकी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की, एंड इट्स अ एंजाइम, ठीक है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज जो है इसको स्टिमुलेट करते हैं NADP से और इसको रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं किसकी मदद से, पाल्मिटाइल कोएंजाइम की मदद से, ठीक है। और पाल्मिटाइल कोएंजाइम जो है ये पार्ट है फैटी एसिड सिंथेसिस का, तो इसको इनहिबिट किया जाता है NADPH की मदद से, जबकि स्टिमुलेट किया जाता है NADP की मदद से। अब हमारे पास पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का जो एक कोर रिएक्शन है, यानी कि कंप्लीट जो चीज़ बन रही है वो आप इस इक्वेशन में पता चल जाएगी कि हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, इसके साथ 2 NADP हमारे पास हैं और एक वाटर मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे ये कन्वर्ट होते हैं और क्या है, एक राइबोज 5 फॉस्फेट बना देते हैं और 2 NADPH मॉलिक्यूल भी जनरेट होते हैं और एक हमारे पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल भी है और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल भी है। तो ये पूरा एक पूरा रिएक्शन, एक पूरी समरी है जिसमें पेंटोज फॉस्फेट को समराइज़ किया हुआ है। तो ये मेन रिएक्शन है पेंटोज फॉस्फेट का या HPM शंट का, तो इसको हम कोर रिएक्शन बोलते हैं। अब पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के 2 फेजेस होती हैं, ठीक है। एक तो हम कहते हैं एक ऑक्सीडेटिव फेज़ होती है, दूसरी नॉन ऑक्सीडेटिव फेज़ होती है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेटिव फेज़ की बात कर रहे हैं। अगर आप इसमें स्टेप ना भी मेंशन करें तो आप वैसे भी इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट स्टेप वैसे ही जो है उनको डिवाइड किया हुआ है, तो इसलिए स्टेप्स जो है वो लिखे हुए हैं। तो स्टेप 1 में क्या होता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होती है, क्योंकि हमारा स्टार्ट पॉइंट यही है ना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो कहाँ से आया, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करके आया, ठीक है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है 6 फॉस्फो ग्लूकोनोलैक्टोन में और NADP जो है इसको यूज़ कर दिया जाता है NADPH में, ठीक है, बाय यूजिंग ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। अब देखें इसकी मदद से, क्योंकि हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज के फंक्शंस हमने पढ़ लिए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को आगे फर्दर कैसे पेंटोज फॉस्फेट पाथ में हमने इस्तेमाल करना है। तो ये इस एंजाइम की मदद से ये काम हो रहा है। अब 6 फॉस्फो ग्लूकोनोलैक्टोन जो है ये हाइड्रोलाइज होता है टू 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट एंड द एंजाइम इज़ द ग्लूकोनोलैक्टोन। तो अब इसने क्या बनाना है, इसने ग्लूकोनोलैक्टोन एंजाइम की मदद से 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट बनाना है, ठीक है। अब स्टेप 2 में अगर हम देखें तो 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट जो बना है इसकी ऑक्सीडेशन होती है, इसमें डीकार्बोक्सिलेशन होती है। डीकार्बोक्सिलेशन की जब भी हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है और दूसरा इसमें NADP जो है वो रिड्यूस होता है, ठीक है। कहाँ से, जनरेट होता है फ्रॉम NADP पॉजिटिव, ठीक है। द रिमेनिंग कार्बन्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज फॉर्म राइबोलोज 5 फॉस्फेट, ठीक है। तो अब ऑक्सीडेटिव स्टेप में हमारा एंड प्रोडक्ट राइबोलोज
5 फॉस्फेट बना है। अब जो रिमेनिंग कार्बन एक तो रिलीज़ हो गया, जो बाकी कार्बन बचते हैं वो एक एंजाइम 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजनेज की मदद से राइबोलोज 5 फॉस्फेट बना देते हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये एक हमारा जो है एक ब्रीफ समरी आपको नज़र आ रही है ऑक्सीडेटिव स्टेज की पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की मदद से 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन बना रही है। यहाँ पे NADP जो है वो जो जनरेट हो रही है NADPH से, NADPH जो है ये जनरेट हो रही है NADP से, एंड देन फिर जो फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन है ये ग्लूकोनोलैक्टोनेज की मदद से 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में जो है तब्दील हो रही है। यहाँ पे एक H मॉलिक्यूल भी निकल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर ये कन्वर्ट हो रहा है राइबोलोज 5 फॉस्फेट में, और ये कह रहे हैं हम यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और एक NADPH मॉलिक्यूल भी जनरेट हो रहा है। ये किस एंजाइम की मदद से हो रहा है? 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजनेज की मदद से। उसके बाद आगे यहाँ तक तो ऑक्सीडेटिव स्टेज है, उसके आगे नॉन ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस आते हैं। अब नॉन ऑक्सीडेटिव स्टेप में हम स्टेप 3 की बात करते हैं। अब हमारा जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट बन गया है ना, इसने अब कन्वर्ट होना है राइबोज 5 फॉस्फेट में। तो अब हमारे पास क्या है कि ये कन्वर्ट हो गया है, किसमें कन्वर्ट हो गया है? राइबोज 5 फॉस्फेट में। उसके अलावा ये जो राइबोज है, ये लाइन जो है इसको मैं भी सही कर लेती हूँ, ठीक है, लेकिन मैं वैसे आपको बता देती हूँ कि जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट है, सॉरी राइबोलोज 5 फॉस्फेट जो ये कन्वर्ट हो गया राइबोज 5 फॉस्फेट पे। अब ये जो राइबोज 5 फॉस्फेट है इसका क्या काम होता है कि ये DNA और RNA में मदद देता है, DNA और RNA के मेकअप में उनको बनाने में ही राइबोज 5 फॉस्फेट जो है वो हेल्प करता है। अब स्टेप 4 में इसके अलावा ये जो राइबोज 5 फॉस्फेट बना है ना, इसमें भी फर्दर रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब उनको भी देख लेते हैं। एक इसमें 2 चीज़ें बनती हैं, ठीक है। राइबोलोज 5 फॉस्फेट जो है वो राइबोज 5 फॉस्फेट भी कन्वर्ट हो जाता है, उसके अलावा जाइलोज में भी कन्वर्ट होता है, ठीक है, वो भी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले स्टेप 4 में हम कह रहे हैं कि द रेस्ट ऑफ साइकिल इज़ नो मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस दैट डिपेंड अपॉन द सेल नीड। तो अब क्या कह रहे हैं कि ये जो साइकिल है ये डिफरेंट इसमें ऑप्शंस हैं, ये डिपेंड करती है कि किस सेल को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो जो राइबोज 5 फॉस्फेट ये कंबाइन करती है एक और मालिक्यूल के साथ राइबोज 5 फॉस्फेट के, और क्या बना देती है? एक 10 कार्बन मालिक्यूल बना देती है। उसके अलावा जो एक्सेस राइबोज है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, जो एक्सेस है जो हम कह रहे हैं जिसकी न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस में ज़रूरत नहीं है, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं दूसरी शुगर्स में, और फिर उनको जो सेल है वो मेटाबॉलिज्म के लिए इस्तेमाल करता है। उसके अलावा जो 10 कार्बन मालिक्यूल है इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, इंटर कन्वर्टेड होते हैं, उनको कन्वर्ट किया जाता है, और वो क्या बना देते हैं? एक 3 कार्बन मालिक्यूल जिसको ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कहते हैं, और एक 7 कार्बन मालिक्यूल बना देते हैं जिसको हम सीडोहेप्टोलोज 7 फॉस्फेट कहते हैं। अब ये जो 3 कार्बन मालिक्यूल है इट कैन बी शिफ्ट ओवर टू ग्लाइकोलाइसिस इफ़ इट नीड्स, ठीक है। अब क्या होता है कि जब हम कहते हैं कि इसको ज़रूरत है अगर इस 3 कार्बन मालिक्यूल की, तो ये आगे ब्रेक डाउन हो जाता है, ग्लूकोज बना देता है, ग्लाइकोलाइसिस कर देता है, या फिर ये जो 3 कार्बन मालिक्यूल है ये क्या करता है? फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस शिफ्ट और फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू राइबोज 5 फॉस्फेट फॉर DNA एंड RNA प्रोडक्शन। उसके अलावा या तो ग्लाइकोलाइसिस कर लेता है, या फिर अगर ज़रूरत हो तो ये क्या करता है कि ग्लाइकोलाइसिस जो है ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है किस फॉर्म में? राइबोज 5 फॉस्फेट की फॉर्म में, और फिर DNA और RNA की प्रोडक्शन करता है। और स्टेप 5 में क्या होता है कि 3 कार्बन मालिक्यूल और 7 कार्बन मालिक्यूल जो है ये मिलते हैं, ठीक है, फ्रॉम द इंटर कन्वर्जन। अब स्टेप 4 इंटर कन्वर्ट अगेन टू मेक अ न्यू कार्बन मालिक्यूल। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो 3 और 7 कार्बन मालिक्यूल है ना, ये भी इंटर कन्वर्जन होती है, जैसे कि हमने स्टेप 4 में बात की, इसी तरह यहाँ पर भी इंटर कन्वर्जन होती है। फिर ये दोबारा से एक नया 4 कार्बन मालिक्यूल बना लेते हैं। द 4 कार्बन मालिक्यूल इज प्रिकर्सर फॉर अमाइनो एसिड्स व्हाइल द 6 कार्बन मालिक्यूल कैन बी यूज्ड इन ग्लाइकोलाइसिस। अब जो 4 कार्बन मालिक्यूल है ये अमाइनो एसिड्स के लिए प्रिकर्सर के तौर पर काम करता है, जबकि 6 कार्बन मालिक्यूल जो है वो ग्लाइकोलाइसिस के लिए इस्तेमाल होता है। उसके अलावा ये स्टेप्स जो हैं जिस तरह के हमने स्टेप 4 में पढ़ा, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी ये सारे स्टेप हो रहे हैं। अब ये एक डायग्राम है जिसमें ये ब्लैक नज़र आ रहे हैं कार्बन मालिक्यूल नज़र आ रहे हैं, ठीक है। पेंटोज फॉस्फेट शुगर है, ये ऑक्सीडेटिव फेज़ है, ये इसकी नॉन ऑक्सीडेटिव फेज़ है। तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है इसने राइबोलोज 5 फॉस्फेट बनाया, और उसके बाद जो है राइबोज 5 फॉस्फेट बन जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये डिफरेंट, ये क्योंकि हमने मालिक्यूल्स के नाम नहीं पढ़े, हमने
जस्ट इस तरह पढ़ा है कि 3 कार्बन मालिक्यूल 7 कार्बन मालिक्यूल, तो इस तरह आपको समझ आ जाएगी कि इसने इसके साथ मिलना है और ये बना देना है, इसने इसके साथ मिलना है और ये बना देना है, और इसने इसके साथ मिलके ये कर देना, और एंड पे ये क्या हो रही है, ग्लाइकोलाइसिस होती है। इसके अलावा एक और डायग्राम भी है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह भी आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा आसान है। नॉन ऑक्सीडेटिव स्टेज हम इसको कह रहे हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे की। तो हमारे पास राइबोलोज 5 फॉस्फेट जो बना था ऑक्सीडेटिव फेज का एंड प्रोडक्ट था, ये राइबोलोज 5 फॉस्फेट आइसोमेरेज और राइबोलोज 5 फॉस्फेट एपिमेरेज की मदद से राइबोज 5 फॉस्फेट में भी कन्वर्ट होता है। उसके अलावा ज़ाइलोज 5 फॉस्फेट में भी तब्दील हो जाता है। उसके अलावा ये दोनों जो हैं ये हम क्या ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की मदद से क्या बना रहे हैं, एक 7 कार्बन मालिक्यूल, एक 3 कार्बन मालिक्यूल, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और सेडाहेप्टेलोज 7 फॉस्फेट, ठीक है। उसके अलावा फिर ये दोनों हम कह रहे हैं कि 7 3 कार्बन मालिक्यूल मिल रहे हैं, और फिर ये क्या कर रहे हैं, ट्रांस एल्डोलेज की मदद से एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट भी बना रहे हैं, और फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट भी बना रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा ये देखें 5 कार्बन मालिक्यूल मिल रहा है 4 कार्बन मालिक्यूल के साथ, और इस एंजाइम ट्रांसकीटोलेज की मदद से फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना रहा है और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना रहा है, और ये जो है ये कन्वर्ट हो रहा है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। अब आई होप आपको इस डायग्राम को देख के समझ आ गई होगी, इस पिक्टोरियल व्यू को देख के, कि आखिर ये जो नॉन ऑक्सीडेटिव में हमने बाकी स्टेप्स पढ़े हैं वो किस तरह से हुए हैं। अब हम देख लेते हैं इसकी समरी। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले कि द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे टेक्स प्लेस इन द साइटोसोल ऑफ द सेल द सेम लोकेशन एज ग्लाइकोलाइसिस। इसकी हमने पहले भी बात कर ली थी कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो है कहाँ पे हो रहा है, साइटोसोल में हो रहा है, ठीक है। वही सेम लोकेशन जो ग्लाइकोलाइसिस में हो रही थी, ठीक है, वही सेम लोकेशन इसमें भी है। इसके अलावा जो मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट जो बन रही है वो राइबोज 5 फॉस्फेट शुगर हो रही है, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं डीएनए और आरएनए को बनाने के लिए। उसके अलावा जो एनएडीपीएच मॉलिक्यूल है वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा दूसरे जो मॉलिक्यूल है उनको बनाने में इस्तेमाल होता है। अब इसकी समरी में ऑक्सीडेटिव फेज़ में हमारे जो एंड प्रोडक्ट थे वो H2O आता है, इन्वॉल्व है। उसके अलावा एनएडीपीएच इन्वॉल्व था, CO2 भी इसमें इन्वॉल्व था, ठीक है। तो राइबोलोज 5 फॉस्फेट भी इसमें हमारा एंड प्रोडक्ट था, जबकि नॉन ऑक्सीडेटिव फेज़ में हमारे पास राइबोज 5 फॉस्फेट बनता है, जिसको डीएनए और आरएनए की बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आउटकम्स देख लेते हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे की, कि आखिर हमें जो चीज़ मिली है वो क्या फ़ायदा दे रही है, ठीक है। तो आउटकम्स ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे देखते हैं कि द जनरेशन ऑफ रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट इन द फॉर्म ऑफ NADPH यूज्ड इन रिडक्टिव बायोसिंथेसिस रिएक्शन विद इन दिस सेल। अब NADPH जो है हम कह रहे हैं कि ये एक रिड्यूसिंग पावर के तौर पर काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये बहुत ज़्यादा बायोसिंथेटिक रिएक्शंस को बनाने में इस्तेमाल होता है। वो बायोसिंथेटिक रिएक्शन कौन से हैं, फैटी एसिड सिंथेसिस, कोलेस्ट्रॉल है, तो ये सारी जो सिंथेसिस हैं वो इसकी मदद से हो रही हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो प्रोडक्शन हुई थी राइबोज 5 फॉस्फेट की, ये साथ इनकी शॉर्ट फॉर्म भी लिखी हुई R5P, ठीक है। तो ये इस्तेमाल होती है न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लिक एसिड बनाने में, जिसकी हमने बात की डीएनए और आरएनए बनाने में। उसके अलावा ये जो एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट ये भी हमें मिला है ना, ये किसकी सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड की सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल होता है। और एरोमेटिक अमाइनो एसिड की अगर बात कर लें तो एरोमेटिक अमाइनो एसिड हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक में अमाइनो एसिड में कि इसमें जो है एरोमेटिक रिंग मौजूद होता है। उसके अलावा 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, उसमें 3 अमाइनो एसिड जैसे कि फिनाइल एलानिन, टायरोसिन और जो है ट्रिप्टोफन, ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। और ये एक प्रिकर्सर है जो कि बायोसिंथेटिक प्रोसेसेस के लिए मदद करता है, बायोसिंथेसिस मॉलिक्यूल्स की करता है, ठीक है। तो उसके जैसे कि यहाँ पे हम कहते हैं कि ये लिग्निन, ठीक है, लिग्निन इन वुड, तो ये लिग्निन इन वुड में भी ये हेल्प करता है। उसके अलावा हम देखते हैं अब हमारा जो मेन के सिग्निफिकेंस क्या है, आखिर हमने पेंटोज फॉस्फेट पाथवे पढ़ तो लिया, आखिर इसका फ़ायदा क्या है, ठीक है। तो इसमें सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। तो जो हमने PPP जनरेट किया है इसमें 2 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हमें मिली, एक तो पेंटोजिस और दूसरा NADPH, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस हम देख लेते हैं पेंटोजिस। अब पेंटोजिस आप सोच रहे होंगे कि क्या है, तो हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करके राइबोज 5 फॉस्फेट बनाया, तो 6 कार्बन को 5 कार्बन में कन्वर्ट किया, ठीक है, तो पेंटोजिस बना। तो अब पहले पेंटोसिस की इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। तो HMP शंट में हेक्सोसिस जो है हमने उसको पेंटोसिस में कन्वर्ट किया था और फिर हमें राइबोज 5 फॉस्फेट मिला था। अभी जो पेंटोज है ये डेरिवेटिव है और इसको हम न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स के लिए, जैसे कि ATP के लिए, NAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड के लिए और कोएंजाइम के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है।
अब NADPH की हम बात कर लेते हैं कि आखिर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो NADPH रिक्वायर्ड होते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स एंड स्टेरॉइड्स के लिए। उसके अलावा NADPH जो है इस्तेमाल होता है सर्टेन अमाइनो एसिड्स के सिंथेसिस के लिए, जैसे कि एंजाइम ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस है, इसके लिए इस्तेमाल होता है। उसके अलावा NADPH जो है ये रिक्वायर्ड होता है बाय दिस रेड ब्लड सेल्स टू कीप ग्लूटाथायोन इन रिड्यूस्ड स्टेट। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स में हम कह रहे हैं NADPH रिक्वायर होता है कि वो ग्लूटाथायोन की मिकदार जो है उसको कम कर सके, रिड्यूस कर सके। तो ग्लूटाथायोन जो है ये क्या करता है, जो रिड्यूस ग्लूटाथायोन है वो क्या काम करता है, वो हेल्प करता है कि जो ऑक्सीडेटिव डैमेज हो रहे हैं हमारे सेल्स में हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मदद से या सुपर ऑक्साइड की मदद से, ठीक है, जो भी रिडॉक्स रिएक्शन वगैरह जो होते हैं तो उनकी जो है क्या करे, उनको जो है ये कम कर सके। तो NADPH जैसे कि ग्लूटाथायोन और ग्लूटाथायोन रिडक्टेस ये तीनों मिल के जो है अगर काम करें या तो क्या हो कि ये टुगेदर हो, साथ हों, तो ये प्रिजर्व कर सकते हैं रेड ब्लड सेल्स की मेम्ब्रेन को, उसकी इंटीग्रिटी को जो है उसको मेंटेन रख सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। अब ये जो हम ड्रग्स की बात करें, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स एंड अदर substances are detoxified by the liver microsomal P450 enzyme with the help of NADPH। अब ये जो ड्रग्स और जितने भी फॉरेन सब्सटेंसेस हमारे लिवर में हो जाते हैं जमा, तो उनको एक एंजाइम माइक्रोसोमल P450 एंजाइम की मदद से उनको तोड़ा जाता है। ठीक है, और किसकी मदद से, NADPH की मदद से। अब NADPH जो है ये रिक्वायर होता है कि ये लेंस की जो ट्रांसपेरेंसी है उसको भी ये बरकरार रख सकता है। तो लेंस जो है उनकी ट्रांसपेरेंसी को इसकी मदद से हम प्रिजर्व करते हैं। अब अगर तो NADPH का लेवल लो हो तो जो ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है पाथवे के, उसको हम इस्तेमाल करते हैं कि वो राइबोस 5 फॉस्फेट जो है न्यूक्लियोटाइड की बायोसिंथेसिस कर सके, राइबोस 5 फॉस्फेट जनरेट कर सके। उसके अलावा अगर तो NADPH का लेवल हाई हो, ठीक है, तो रिवर्सिबल, यहाँ पे हमने बात की NADPH के लेवल लो की। अब हम बात कर रहे हैं और ऑक्सीडेटिव रिएक्शन की एक और बात है कि वो रिवर्सिबल और जो नॉन ऑक्सीडेटिव है वो रिवर्सिबल है। तो NADPH का लेवल अगर हाई हो तो जो रिवर्सिबल नॉन ऑक्सीडेटिव पोर्शन ऑफ पाथवे है वो हम इस्तेमाल करते हैं वो कि वो जनरेट कर सके राइबोस 5 फॉस्फेट को न्यूक्लियोटाइड की बायोसिंथेसिस के लिए फ्रॉम दी फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो अगर तो हाई होगा तो जो राइबोस 5 फॉस्फेट है वो जनरेट करेगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो इन सब की वजह से हम कह सकते हैं, जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं, कि यहाँ पर आपने कहीं पे भी ATP को यूटिलाइज और प्रोड्यूस होते हुए नहीं देखा। तो इसलिए हम कहते हैं कि PPP एक स्पेशल है पाथवे के, यहाँ पर ना ATP यूटिलाइज हो रहा है ना प्रोड्यूस हो रहा है। दस द शंट पाथवे इज़ नॉट यूज्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो पाथवे है वो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए नहीं होता या एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं होता। तो आज के लेक्चर में हमने स्टार्च की सिंथेसिस, उसके अलावा पेंटोज फॉस्फेट पाथवे को डिस्कस किया है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। ठीक है, तो आपने ये जो नाम है काफ़ी ज़्यादा जो मुश्किल है नाम, तो आपने इसको लिख के देखना है, अदरवाइज़ ये आपको याद नहीं रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही।